अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम वज़ी है और आज की जो हमारी वीडियो है ये आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा कि ये हमारी सोलर पे एक गाइड है 2023 के लिए। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और मेरे दो दोस्त थे, उनके साथ मैंने बनाई थी। वो बहुत अच्छी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था और ये वीडियो भी उसी का ही आप समझ लें एक तसलसल है। बट अब ये है कि हम उसमें मज़ीद कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे और जो एक कॉमन कंसर्न्स हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं लेमैन के, उनको हम आज एड्रेस करेंगे। और उसके लिए आज हमारे साथ वली मुख्तार हैं। ही इज़ द CEO ऑफ इको एनर्जी। अस्सलाम वालेकुम वली भाई, क्या हाल है? खैरियत से? थैंक यू जी, आपने बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो वली भाई, थोड़ा सा आप बताएं इको एनर्जी के हवाले से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि कहाँ कहाँ आप लोग अभी ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दें। इको एनर्जी तकरीबन 12-13 साल से काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर और शाजिया खान हमारी CEO हैं। शी इज़ इन US और मैं इको एनर्जी के साथ तकरीबन 5-6 साल से हूँ और हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इंटीरियर सिंध और पंजाब के कुछ छोटे शहरों में भी काम कर रहे हैं। कोयटा में हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो तकरीबन हर जगह ही जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम। और हर तरह के सिस्टम्स, हाइब्रिड, ऑन ग्रिड, नेट मीटरिंग वाले सिस्टम्स हैं, ऑफ ग्रिड हैं, वाटर पम्प्स हैं, तो उन सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। सही। तो ये भी मैं बता दूं इसके साथ साथ कि इनसे मेरा ताल्लुक़ किस तरह से बना कि आई एम श्योर मेरे जो ऑडियंस है वो उवैस को तो जानती होगी। ही इज़ ऑल्सो अ वेरी नोन फिगर और यूट्यूब में तकरीबन सभी अब माशाल्लाह बड़े सेलिब्रिटी हो गए हैं उवैस भाई। तो उनके रेफरेंस से इन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा रीच आउट किया था। इन्होंने काफ़ी फॉलोअर्स भी मेरे साथ रखे, बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो बीच में जब मैंने अभी घर में सोलर लगाया था तो मुझे उसमें काफ़ी इश्यूज़ फेस आए ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन स्टेज। तो उसमें फिर मैंने वली भाई को रीच आउट किया था कि भाई मुझे बताएं कि किस तरह से करूं, क्योंकि जिस वेंडर से लगाया था वो वेंडर तो हमारे माशाल्लाह से ना फ़ोन उठाते थे ना कुछ उठाते थे। तो उस हवाले से भी मैं अपने जो मेरे प्रॉब्लम जो मैंने फ़ेस किए उसमें मैं बात करूँगा। लेकिन उनसे तब मेरा वली भाई से रब्ता हुआ था और वली भाई ने काफ़ी मुझे असिस्ट किया था। उसको नेट मीटरिंग का जो इंस्पेक्शन फ़ेज़ था वो अल्लाह का शुक्र है अब हो गया और नेट मीटरिंग की जो है वो बिल भी आ गया और मैंने उसको पे भी कर दिया। तो उसका बड़ा थैंक यू वली भाई, और बड़ा आपने सपोर्ट किया उसमें। तो अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सोलर के हवाले से वली भाई के। यूजली एडवांटेजेस यूजली लोगों को पता होते हैं, लेकिन आप जो सोलर के एडवांटेजेस हैं उसमें आप कुछ अगर ऐड ऑन करना चाहें। जी, सोलर का काफ़ी एडवांटेज है और अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे लोग इसको पूरी तरह से रियलाइज़ नहीं कर सके हैं और कि सोलर को किस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए, लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अभी तक लोग इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। जिन एरियाज़ में लाइट नहीं है वहाँ तो अब जैसे कराची में ब्रेक डाउन हुआ है अभी और पूरा दिन लाइट नहीं थी, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान ब्रेक डाउन हुआ है। तो जिन लोगों के पास सोलर सिस्टम्स थे मौजूद, तो उन्होंने तो शुक्र अदा किया कि हमें पता ही नहीं चला ब्रेक डाउन है। किसी की कॉल आई तो पता चला कि ब्रेक डाउन हुआ है। तो उससे तो एक तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है जो लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम्स लगाते हैं। उसके अलावा ऑन ग्रिड का भी मैं आपको बता दूँ कि जो लोग नेट मीटरिंग कर रहे हैं वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज है कि आपका जो बिजली का बिल होता है वो पूरा ज़ीरो रहता है। बल्कि इनफैक्ट आपका जो बिजली का बिल होता है वो आप जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसने आपको पैसे देने होते हैं, क्योंकि आप इतनी एक्सेस प्रोडक्शन कर चुके होते हैं कि आप बिजली खुद भी कंज्यूम कर रहे होते हैं फॉर फ्री, एक तरह से कि आपने अपनी सोलर की कंजम्पशन की होती है, फिर आपने बिजली सेल की होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, तो उनकी तरफ आपके पैसे बनते होते हैं। तो हमारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े सिस्टम्स नहीं लगाए हुए, मतलब 15-20 किलोवाट के सिस्टम भी लगाए हैं, पर उनके 2-2 लाख रुपये पावर कंपनी की तरफ बनते हैं और पावर कंपनी पे बैक करती है। तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है और लोगों के अंदर एक कॉमन वो जो है वो चीज़ें, कंसर्न्स कह लें आप, आ गई हैं कि इसका एडवांटेज नहीं है या फ़ायदा नहीं होगा या हमें जो पे बैक पावर कंपनी है वो सही से पे बैक नहीं करेगी। तो वो कुछ लोगों के अंदर जो है वो इस तरह के शक वगैरह आ गए, वरना इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। ये जो आप अभी ऑन ग्रिड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑन ग्रिड में एक डिसएडवांटेज ये नहीं है कि जब, क्योंकि ये मैं पहले मेरा ओपिनियन ये था बना हुआ कि शायद जब लाइट चली जाती है तो ऑन ग्रिड आपको दिन में एटलीस्ट जब तक सोलर होता है वो सपोर्ट करता है, बट आई थिंक ऐसा नहीं है।
हाँ, नहीं, ऑन ग्रिड का सिर्फ यही डिसएडवांटेज है कि आपके लिए वो लाइट जाने पे आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बैटरीज नहीं होती। वो डिज़ाइन इस तरह से है कि वो आपको सेविंग्स करके दे, तो उसका पर्पस ही डिफरेंट है बिल्कुल एक ऑन ग्रिड सिस्टम का। अगर आप नेट मीटरिंग सिस्टम लगाने जा रहे हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए है जो चाहता है सेविंग्स, जो चाहता है एक तरह की इन्वेस्टमेंट, जो चाहता है उससे प्रॉफिट बनाना, कि भाई मैं सोलर लगाऊं और मुझे बिजली के बिल ना भरने पड़े मुझे फिर, और उसका एक 3-4 साल के अंदर जो उसका प्लान होना चाहिए कि 3-4 साल के अंदर हम इस तरह से सिस्टम डिज़ाइन करें और लगाएं कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए, रिकवरी हो जाए जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बाद उस पर प्रॉफिट शुरू हो जाए। सही। तो उस एस्पेक्ट से तो सोलर ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग सिस्टम लगाना सही है। पर जो लोग ये चाहते हैं कि लाइट जाने पे हमें सपोर्ट मिले, बैकअप मिले, तो दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच। वो तो आपको एक जो है अपनी नेसेसिटी पूरी करनी है लाइट जाने की, तो उसमें या तो आप टोटली ऑफ ग्रिड हो जाएं कि बैटरीज लगी हुई हैं और दिन में सोलर आपका चल रहा है, पर उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं। तो उसमें ये मेन ड्रॉबैक ये है कि जो एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही वो वेस्ट हो रही है, क्योंकि सोलर आपने कंज्यूम किया, लेट्स से आपका अगर 50 किलोवाट का भी सिस्टम घर पे आपने लगा लिया, सोलर सिस्टम किसी तरह से, और आप अगर उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, आप घर से बाहर चले गए 2-4 दिन के लिए, तो वो सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, आपका सिस्टम बैटरी चार्ज कर देगा, पर बैटरी चार्ज होने के बाद फिर दोबारा एनर्जी सारी वेस्ट हो रही है, तो बैटरीज तो इतना ज़्यादा चार्ज नहीं ले रही। तो वो एक सिस्टम है, उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं। वो लाइट जाने पे आपको सपोर्ट दे रहा है, वेल एंड गुड, पर वो आपको सेविंग्स नहीं करके दे रहा उस तरह से जिस तरह से एक नेट मीटरिंग सिस्टम करके देता है। फिर एक सेंटर वाली चीज़ आ जाती है, हाइब्रिड सिस्टम। लोग ऑफ ग्रिड को हाइब्रिड से अक्सर कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि हमें हाइब्रिड लगवाना, उनको एक्चुअली ऑफ ग्रिड होता है। ये कहते हैं हमें ऑफ ग्रिड लगवाना, एक्चुअली उनको हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड वो सोलर सिस्टम होता है जिसमें नेट मीटरिंग भी होती है और बैटरी बैकअप भी होता है। बिल्कुल। पर उसके बहुत ज़्यादा अच्छे इन्वर्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बहुत लिमिटेड इन्वर्टर्स हैं, तो उसकी फिर कॉस्टिंग फिर बहुत ज़्यादा है। तो जो कस्टमर्स जिनका जो एम होता है सेविंग्स होता है, उनको फिर हम हाइब्रिड सजेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन है जो लोग पूछेंगे ज़ाहिर है कि फिर आप अगर हाइब्रिड इन्वर्टर अगर कोई लेना चाहे तो कौन से 2 या 3 ब्रांड्स हैं जो यू थिंक यार दीज आर वेरी गुड ऑप्शंस? तो किसी कंपनी को प्रमोट करने वाली बात तो नहीं हो जाएगी। अच्छा। तो इससे आई थिंक मैं ब्रांड्स का किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं। कस्टमर को खुद बस ये देखना चाहिए कि किस इन्वर्टर की वारंटी ज़्यादा है, किस इन्वर्टर के, अगर आपको IP65 इन्वर्टर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जो वाटर प्रूफ हो, रस्ट प्रूफ हो, जो कि हाइब्रिड जो लोकली हाइब्रिड इन्वर्टर्स ज़्यादातर अवेलेबल हैं उनके अंदर ये इशू ये है कि उनकी वारंटी 1 साल से ज़्यादा नहीं होती। तो आपको अगर इससे ज़्यादा वारंटी वाला कोई इन्वर्टर मिल रहा है तो आप वोलेंटली आपको IP65 नहीं मिलता, जो कि वाटर प्रूफ एंड रस्ट प्रूफ भी होता है। तो हाइब्रिड में आप अगर लें तो IP65 इन्वर्टर आपको देखना चाहिए। लेट्स से एक एग्जांपल है कि आपको डायरेक्टली रीच करता है कस्टमर और वो आपसे पूरा सिस्टम लगा रहा है, डिज़ाइन करवा रहा है, तो वारंटी ख़त्म होने के बाद क्या कंपनी इको एनर्जी स्पेशली, क्या आप लोग सपोर्ट करते हैं कस्टमर को वारंटी के बाद? देखिए, हम तो हर किसी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो कंपनी हमने जब स्टार्ट की थी तो हमारा इनिशिएटिव यही था। जो हमारी शाजिया खान है USA में, उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी बेसिकली, और हमने USAID के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, NRSP, GIZ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके साथ हमने मिलके किए, जिसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं होगा, हमने ईजी पैसा के साथ इंटीग्रेशन करके सोलर सिस्टम्स दिए थे, जिसके अंदर लोगों को उसकी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देनी होती थी, बल्कि उनको इंस्टॉलमेंट पे करनी होती थी या उसका मंथली रेंट देना होता था। अच्छा, तो छोटे सिस्टम्स हमने UK से ब्रांड करवा के इंपोर्ट किए थे, और यहाँ पे हमने सजावल और कोस्टल बेल्ट में हमने सिस्टम्स दिए थे, लाइटिंग सिस्टम्स थे, कुछ सिस्टम्स के साथ बाद में हमने फ़ैन भी दिया था। तो वो हमारा बेसिकली तो पर्पस था पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है उसको ख़त्म करना। तो हमारी तो हमेशा से ये अप्रोच रही है कि जो अपना कस्टमर नहीं भी है उसको सपोर्ट करें। जैसे आपने कहीं और से सोलर सिस्टम लगवाया, पर आप जब प्रॉब्लम में आए तो आपने हमें रीच आउट किया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि आपको हेल्प आउट करें, तो हमने आपको थ्रू उसमें हेल्प आउट किया। बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप समझें कि 50-60% ऑफ द पीपल लाइक दे रीच आउट टू अस, और वो कहते हैं कि हमने लगवा लिया, अब हम फंस गए, हमने सस्ते के चक्कर में लगवा लिया, फंस गया, अब हम नेट मीटरिंग में फंस गए, सिस्टम नहीं चल रहा, जिससे लगवाया था वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो हमें ये फील होता है कि भाई हमारा फ़र्ज़ बनता है, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, कि हम चलें सब अगले की मदद तो करें। अगर एक बंदा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और उसको कोई भी हेल्प आउट नहीं कर रहा, और उसका अपना वेंडर भी उसको हेल्प आउट नहीं कर रहा, तो उसकी मदद करें, उसको गाइड करें, उसको उस मसले से निकालें। इवन कि मस्जिदें अब बहुत ज़्यादा लगा रही हैं, मसाजिद में सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो फील करते हैं
कि हम बार बार लोगों से हम जो है वो बिल का मुतालबा करें कि भाई नमाजी हजरात या मस्जिद की कमेटी के हजरात वो बिल के लिए पैसे जमा करें। वो एक ही दफ़ा कलेक्टिव मेहनत करके इलाके वाले सोलर सिस्टम पे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जब वो सोलर पे एक ही दफ़ा इन्वेस्ट कर देते हैं तो हर दफ़ा के बिल से उनकी जान छूट जाती है। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे यहाँ इस तरह के वेंडर्स भी हैं कि वो मस्जिद को भी लगा कर चले जाते हैं, पर वो फिर उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे होते या उनको खुद ही नॉलेज नहीं होती कि एक नेट मीटरिंग सिस्टम की पावर कंपनी की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्री रेक्विजिट्स हैं जो कंप्लीट होने चाहिए डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो कई जगह तो हमने ऐसा भी किया, हमने इंस्टॉलर को बैठ कर समझाया है कि भाई आपने सिस्टम गलत लगाया है, अब आप इसको इस तरह से करेंगे इंस्टॉल और ये चीज़ें आपने इसमें एडिशनल लगानी है तो आपका सर्वे जो है वो कंप्लीट होगा और एक्सेप्ट होगा और आप आगे नेट मीटरिंग कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसमें वली भाई एक ये भी तो एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में, जो अनफॉर्चुनेटली शायद मैंने फेस करना पड़ा कि अब देखें हर कोई इंजीनियर बनना फिरता है अब हर कोई, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एक बंदा है वो एक उसने कहीं से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गैदर कर लिया और उसने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी और वो जी पूरे जो है ना सोलर इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने लग गया। तो पाकिस्तान में इस तरह की कोई अकाउंटेबल बॉडी नहीं है कि वो उसको कोई अकाउंट फॉर कर सके कि यार आप आप इंस्टॉलेशन के जो फ्रेमवर्क है या जो कमिशनिंग है वो किसी को उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन हो या इस तरह की कोई चीज़ हो कि आप जो कोई बैरियर क्रिएट कर दें कि यार ये कंपनी है इसके बाद ये सर्टिफिकेशन है, दे आर ऑथराइज टू डू दिस काइंड ऑफ इंस्टॉलेशंस एंड जो एक नॉर्मल लेमैन है जो जिसने अभी कुछ महीने किसी कंपनी में गुजार दिए उसको जाहिर है बेसिक्स समझ आ गए बट स्टिल वो एक सर्टिफाइड टेक्नीशियन नहीं है। और चीज़ भी मैं ऐड इसमें करना चाहूँ कि मेरे ख्याल में मैं कहीं रीड कर रहा था कि पाकिस्तान में शायद कोई सर्टिफाइड जो सोलर टेक्नीशियंस हैं वो शायद है भी नहीं पाकिस्तान में। इज़ दैट ट्रू? नहीं, इस तरह का मसला नहीं है सच। और बेसिकली इसको आप इस तरह से देखेंगे कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ग्लोबली अगर कोई काम बिज़नेस चल रहा होता है और जिसका ट्रेंड आ जाता है तो हर कोई उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे क्रुक्स भी आए हैं, बहुत सारी दूसरी कंपनीज थी जिनका असल काम सोलर नहीं था, बट व्हेन दे सॉ द इंक्रीजिंग ट्रेंड तो उनको लगा कि सोलर का हमें भी काम करना चाहिए। तो किसी का टायर्स का बिज़नेस था, किसी का पेंट का बिज़नेस था, किसी का लेट्स से रेफ्रिजरेशन का बिज़नेस था या किसी भी चीज़ का बिज़नेस था, तो उन्होंने सोलर पैनल्स मंगवा लिए और उन्होंने लोकली लोगों को हायर कर लिया कि अब ये सोलर पैनल्स लगवाओ। तो देखा देखी उन्होंने भी सब तकरीबन बहुत सारे लोगों ने सोलर का काम शुरू कर दिया। तो एक तो ये तो वो थी जो प्रॉपर कंपनीज थी, काम किसी और चीज़ का कर रहे थे, सोलर को भी एज अ साइड बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने दुकान के लेवल पे सोलर का काम शुरू कर लिया कि कहीं से पैनल मंगवा लिया, एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन को भेज दिया कि लगा के आओ, तो उसने मैनुअल्स देख के या किसी से पूछ के किसी तरह से वो काम कर लिया। इसमें बेसिकली यूज़र को एजुकेट होने की और समझने की ज़रूरत है, ना कि हम और गाइडलाइंस बनी हुई हैं। जो हमारे पास AEDB है, ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसने लिस्ट इशू की हुई है कि कौन से रजिस्टर्ड सोलर वेंडर्स हैं जिनसे आप सोलर लगवा सकते हैं। और असल में तो यूज़र को देखना है, कस्टमर को देखना है कि जिससे मैं सोलर लगवा रहा हूँ उस कंपनी की क्या स्टेक है, क्या उसकी रेपुटेशन है, वो कितने अरसे से मार्केट में है, कितने अरसे से बिज़नेस में है। और बहुत सारे लोग ये करते भी हैं कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से भी, हमारे शुरू में जब हमने काम स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग कहते थे हमें अपने कस्टमर से ले जाके मिलवाएं। तो हमने इवन के रेफरेंसेस दिए, इवन के कई कस्टमर्स हमारे साथ गए और उन्होंने जाके हमारे कस्टमर से मिले, पूछा कि आपको सेविंग हो रही है नहीं हो रही है, इन्होंने कैसा काम करके दिया है, आपको सर्विसेज ये सही देते हैं नहीं देते, हमारे सामने उन्होंने पूछा। और हमें भी इतना बुरा नहीं लगा कि सही है, अब मार्केट ऐसी, हालात ऐसे कि बंदा फील करता है कि मेरे साथ धोखा ना हो जाए, क्योंकि छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। आप वन टाइम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि आपको लॉन्ग रन में वो बेनिफिट दे सके। तो कोई मसला नहीं है, लोग हमारे साथ चलते रहें। अब थोड़ा सा वो अंडरस्टैंड कर गए, एक हमारा भी बहुत ज़्यादा यूज़र बेस बन चुका है, तो सिर्फ नाम लेना ही काफ़ी हो जाता है। पर वरना इनिशियली लोग हमारे साथ चलते थे, पूछते थे लोगों से कि भाई आपने जिनसे लगवाया आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो ये तो होमवर्क करना है कस्टमर ने कि मैं किससे लगवा रहा हूँ और जिससे मैं लगवा रहा हूँ उसके पास टीम में इंजीनियर्स भी हैं या नहीं। और इसलिए PEC की सर्टिफिकेशन होती है सबसे पहले। तो PEC की सर्टिफिकेशन मिलती तब है जब आपके पास इंजीनियर्स होते हैं। और ये बेसिकली कोई सोलर टेक्नीशियन की स्पेशली आपको ज़रूरत नहीं है। इंजीनियर्स जो हों, जो मैनुअल्स पढ़ सकते हों, चीज़ों को समझते हों, वोल्टेजेस, करंट और इन चीज़ों की उनको समझ हो, तो वो आसानी से सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी आपको जो गाइडलाइंस हैं वो तो आपको जो पावर कंपनी है उसकी तरफ से गाइडलाइंस मिल जाती हैं कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें तो वैसे भी इंजीनियर्स समझते हैं। तो PEC से अगर आप बेसिकली रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास इंजीनियर्स ऑलरेडी बोर्ड पर होंगे। फिर उसके बाद जब आप AEDB से रजिस्टर्ड होते हैं तो उसका प्री रिक्विजिट है कि आपके पास
आपने कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सोलर इंस्टॉलेशंस की हुई हों, आपके पास लाइसेंस हो जिसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, तो प्रॉपर लाइसेंस्ड कंपनी से काम कराएं, जो पीईसी से लाइसेंस हो जिनके पास, एडीबी से जिनके पास लाइसेंस हो। क्योंकि हो क्या रहा है कि लोग ज़्यादातर हमारे यहाँ जिस तरह से इंस्टॉलेशंस को आउटसोर्स कर रहे हैं, तो लोग हमारे यहाँ नेट मीटरिंग के प्रोसेस को भी आउटसोर्स कर देते हैं। एग्जैक्टली कि लाइसेंस उनके पास नहीं होता, पर वो किसी और को कह देते हैं कि ये तुम इतने पैसे ले लो और इस कस्टमर की मुझे नेट मीटरिंग करवा। होता ये कि वो किसी को कह रहा होता है और वो आगे किसी और को कह रहा होता है, और एक्चुअल लाइसेंस होल्डर कोई और होता है, तो वो एक चेन बनी होती है। तो मेरा क्वेश्चन यही है, एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या ये लीगल है कि एक वेंडर जो उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिली हुई नेट मीटरिंग की, वो आउटसोर्स करता है नेट मीटरिंग लाइसेंस होल्डर को, ठीक है, और वो फिर उसके थ्रू इशू कराते हैं। तो क्या यहाँ पे इशू नहीं आ रहा कि एक वेंडर जिसने इंस्टॉल किया सोलर, ऑल्दो वो उसके बाद उस तरह की सर्टिफिकेशन नहीं थी, उसने खुद अपना काम स्टार्ट किया और खुद उसने कर दिया, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ कि अगर उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है और अगर वो एक ऐसी कंपनी के पास जा रहा है जिसके पास ये सर्टिफिकेशन है, तो क्या ये लीगल है? लीगल तो नहीं है। इसी वजह से जो बॉडीज़ हैं, जैसे पावर कंपनीज़ हो गई और एडीबी हो गया, उन्होंने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपने ये प्रोसेसेस फॉलो करने हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो आपकी लाइसेंस कंपनी है उसकी नॉलेज में होती है, क्योंकि वो इनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहती है, ईमेल्स एक्सचेंज होती हैं जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं कि अब से इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। तो प्रॉब्लम यही होती है कि जब कोई अनरजिस्टर्ड कंपनी या कोई लेमैन आके सोलर की इंस्टॉलेशन करता है तो उसको वो प्रोसेसेस पता नहीं होते। जब वो इंस्टॉलेशन करके चला जाता है और किसी को पेमेंट देकर वो लेट से उसका रिसिप्ट भी ले लेता है या टोकन भी इशू कर लेता है कि ये आपका एक स्लिप आ गई, अब आप नेट मीटरिंग के लिए रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो उसके बाद अब उसको पता, जब आपकी पावर कंपनी की टीम आके सर्वे करती है तो वो आपकी पैनल्स चेक करती है, आपके इन्वर्टर चेक करती है कौन सा लगा हुआ है, आपकी जो अर्थिंग होती है, ग्राउंडिंग जो अक्सर लोग प्रॉपर नहीं कर रहे होते, उसकी रीडिंग चेक कर रही होती है, वो 5 ओम से कम होनी चाहिए। मैं यहाँ यूज़र्स के लिए भी बता दूं कि वो प्रॉपरली चेक होती है, वो 5 ओम से कम होनी चाहिए। तो वो आपका जो सोलर इंस्टॉलर है उसको भी आपको कहना चाहिए कि ये आप हमें अपने मीटर पर भी चेक करा कर जाएँ, क्योंकि अक्सर जो सर्विस जो फंसते हैं वो इसी जगह पे आके फंसते हैं और फेल इसी वजह से होते हैं, रिजेक्शन में इसी वजह से जाते हैं कि अर्थिंग प्रॉपर नहीं होती, या अर्थिंग का कनेक्शन पैनल्स के साथ नहीं होता, या अर्थिंग का कनेक्शन इन्वर्टर्स के साथ नहीं होता, और कुछ मज़ीद रिक्वायरमेंट्स हैं जो लोग नहीं फॉलो कर रहे होते। तो वो जब अपडेट नहीं होती और जब सर्वे से रिजेक्शन आती है और जब क्लाइंट को पहला शॉक मिलता है कि ये तो मेरा सर्वेयर आया और वो तो ऑब्जेक्शन करके चला गया, अब वो जब कॉल करता है इंस्टॉलर को कि भाई ये तुम क्या करके गए हो काम, तो उसको खुद ही नहीं पता होता कि मैं क्या करके गया हूँ काम। तो जब उसको पता ही नहीं होता, वो आगे उसको रीच आउट करता है कि भाई क्या हुआ, वो आगे उसको रीच आउट करता है जिसको एक्चुअली ईमेल की होती है। तो वो जब चेन एक कोऑर्डिनेशन की बन रही होती है कि इसने उससे रब्ता करना है, उसने उससे रब्ता करना है, और उसने एक्चुअली उस बंदे से रब्ता करना है जिसका लाइसेंस यूज़ हुआ है और जिसके पास ईमेल आई है, तो वो जब तक उसको रिस्पॉन्स नहीं देगा तो ये फर्स्ट पर्सन क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। सही है। तो यहाँ पे क्लाइंट का डिले आ रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही होती है कि तुम काम करके गए हो, मुझे बताओ इसमें क्या गलत करके गए हो, किस बात पे रिजेक्शन आया, ये काम मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो वो जब पता चलता है पहली बात, और फिर उसको सही किस तरह से करना है ये सेंस नहीं होती, तो फिर वहाँ पे इंस्टॉलर जो है क्लाइंट को अवॉइड करना शुरू करता है। एग्जैक्टली कि अब मैं इसका क्या करूँ, अब तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो वली भाई मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट इसी से ही, नेट मीटरिंग से ही अब रिलेटेड है, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा और मेरी ऑडियंस भी ज़ाहिर है इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होगी कि जब आपका सिस्टम लग जाता है उसके बाद ज़ाहिर है नेक्स्ट स्टेज जो है वो इंस्पेक्शन का है। तो इंस्पेक्शन का, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इस खुद चीज़ से गुजर चुका हूँ, इस दर्द से, इस कैफियत से गुजर चुका हूँ, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी थी मैं चाहता हूँ वो ज़ाहिर है अब ऑडियंस फेस ना करे। जो मेरी पहली इंस्पेक्शन थी उसमें यही हुआ कि ज़ाहिर है जो जिससे मैंने लगाया वो साहब आई नहीं, और केई का इंस्पेक्शन का जो नुमाइंदा था वो आ गया और उसने कुछ इशूज़ रेज़ किए, एंड देन अल्टीमेटली वो सेकंड इंस्पेक्शन पे चला गया। तो जब पहली इंस्पेक्शन होती है तो यूजुअली जो कंपनीज हैं, लेट्स से हम अगर इको एनर्जी की बात कर लें, तो क्या आप लोगों का क्या एक एसओपी है डिज़ाइन के, जब वो इंस्पेक्शन उस दिन जब सेट होती है, आई एम श्योर वो आपको एक टाइम देते हैं केई वाले या पंजाब में जो भी बॉडी है, तो वहाँ पे फिर क्या आपका नेक्स्ट होता है? आप क्लाइंट के पास पहले पहुँचते हैं ताकि वो केई के टीम के आने से पहले या उस जो भी बॉडी है उसके आने से पहले जो है वहाँ पे आपकी टीम मौजूद हो, ताकि कोई प्रॉब्लम्स आए तो वो उसी वक्त आप ज़्यादा, क्योंकि आप बेहतर आंसर कर सकते हैं, रादर कस्टमर उसको टेक्निकली उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता होगा। बेसिकली हम हैं एक सर्विस ओरिएंटेड कंपनी,
तो थ्रू आउट हमारा फोकस यही रहा है कि हम एक कस्टमर को सिस्टम डिज़ाइन करके देंगे और कस्टमर को अपने इंजीनियर्स के थ्रू जो बेस्ट टेक्निकल नॉलेज है वो प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट इक्विपमेंट देंगे और फिर हमने उसकी सर्विस देनी है और उसकी मेंटेनेंस रखनी है। तो हमारी थ्रू आउट अप्रोच ही यही रही। तो हमारा अक्सर लोग पूछते हैं कि आप लोग इंपोर्ट नहीं करते या इस तरह से, तो हमारे इंपोर्ट की तरफ इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। उसका रीज़न यही है कि हमने एक पर्टिकुलर चीज़ मंगा के कस्टमर को बस वो बेचने की कोशिश नहीं करनी। हमने जो बेस्ट चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो किसी ने भी इंपोर्ट की हुई हो, कहीं से भी आई हो, चाहे लोकली मिल रही हो, हम वो कस्टमर को लगा कर देते हैं जिस पे हमें कॉन्फिडेंस हो कि हम इसकी सर्विस भी दे सकेंगे और ये चीज़ कस्टमर को अच्छी मिलेगी। तो हमारा शुरू से जो हमारा माइंडसेट होता है कि कस्टमर को हर स्टेज पे अप टू डेट रखते हैं। पहले तो कस्टमर को जब हम सिस्टम दे रहे होते हैं उसी वक्त हम कस्टमर को ये गाइड करते हैं, उसकी नीड समझते हैं कि वेदर ही इज़ अ नेट मीटरिंग कस्टमर और एन ऑफ ग्रिड कस्टमर और हिज नीड्स इज़ लाइक मोर सुटेबल टू अ हाइब्रिड सिस्टम। तो हम उस हिसाब से कस्टमर को पहले तो उस एरिया में ले जाते हैं कि उसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि अगर आपने यहाँ भी गड़बड़ कर दी कि नेट मीटरिंग यूज़र वो बेसिकली बनता था और उसको सही एडवांटेज उसमें था, पर आप उसको बैटरीज लगा कर दे रहे हैं बैटरीज बेचने के चक्कर में। जैसे आपने बैटरीज का स्टॉक मंगा लिया, अब आपको बैटरीज निकालनी है, तो एक कस्टमर जो बेचारा जिसको प्योर ऑन ग्रिड कस्टमर था, जिसका पर्पज़ ही सेविंग था, पर उसको बाज़ दफ़ा लोग गलत गाइड कर देते हैं कि नहीं जी बैटरीज लगाओ और इसमें आपका बहुत फ़ायदा है। तो वो बेचारा एक तो हाइब्रिड इन्वर्टर पे शिफ्ट हुआ, उसकी इन्वर्टर कॉस्ट आपकी 1.5 टाइम्स बढ़ गई तकरीबन, या ट्वाइस बढ़ गई अब तो। और फिर उसने बैटरीज एडिशनल लगवा ली और उसका जब ROI बनेगा तो वो तो 6 साल में भी अपनी कॉस्ट पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, लाइट उसके पास इतनी जाती नहीं है कि उसको इतनी बैटरीज की ज़रूरत थी, तो उसको उस तरह से एक गलत डिसीजन उसका शुरू में ही हो गया। तो सबसे पहले तो कस्टमर को वहाँ एजुकेट करना है कि वो प्रोडक्ट नॉलेज उसको हो कि वो सही चॉइस ऑफ प्रोडक्ट ले। एग्जैक्टली। उसने जब सही प्रोडक्ट ले लिया उसके बाद उसको स्टेज बाय स्टेज हम गाइड करते हैं पूरा प्रोसेस। सबसे पहले तो हम कस्टमर के साथ एक टाइमलाइन शेयर करते हैं जो हमारे यहाँ बड़ा मैंडेटरी है प्रोसेस में, कि आपकी इंस्टॉलेशन इस डेट को स्टार्ट होगी, मटेरियल डिलीवरी आपके पास इस डेट पे आना शुरू हो जाएगी, मतलब लेट से पैनल्स इन्वर्टर इस तारीख को आ जाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर का काम आपका या फ्रेमिंग का काम इस टाइम पर शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन इस डेट तक होगी और आपकी फिर फाइल नेट मीटरिंग का जो प्रोसेस है वो इस तारीख को जमा हो जाएगी। तो कस्टमर को पूरा एक पता होता है कि मैं किस प्रोसेस से अब गुजरूंगा, तो उसको फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होती, बार बार वो भी आपसे नहीं पूछता। तो इसीलिए कि वो आपसे बार बार ना पूछे तो बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा पहले उसको खुद ही एजुकेट कर दें। तो कस्टमर भी सुकून में और वेंडर भी सुकून में आ जाता है। और उसके बाद फिर नेट मीटरिंग का प्रोसेस भी हम कस्टमर को पूरा गाइड कर देते हैं कि अब आपका सर्वे होगा, सर्वे के बाद ये प्रोसेस होगा, उसके बाद ये प्रोसेस होगा, आपका टोकन इशू होगा, फिर आपका एस्टिमेट आएगा, फिर इस तारीख तक आपका मीटर लग जाएगा जो रिवर्स मीटर होता है। ठीक है। और उसके बाद हम आपका सिस्टम फुल कैपेसिटी पे ऑन कर सकते हैं। सही है। तो कस्टमर को जब आपने पूरी तरह से एजुकेट किया हो हर स्टेप पर, तो फिर उसको कोई परेशानी नहीं होती। तो फिर मेरा एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एक स्कूल ऑफ थॉट अब ये भी बन गया है कि जी नेट मीटरिंग नहीं लगाना चाहिए, नेट मीटरिंग के कोई फ़ायदे ही नहीं है। तो नेट मीटरिंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, नेट मीटरिंग के बारे में बहुत सारी बातें आजकल हो रही हैं और बहुत ज़्यादा बीच में, अब जैसे नेपरा का भी एक इशू आया था कि रेट कम कर रहे हैं टैरिफ का, उससे भी बहुत ज़्यादा लोग घबरा गए। कुछ परमिशंस की बीच में बात आ गई कि DHA स्ट्रक्चर की परमिशन मांग रही है, डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं वो भी परमिशन की बात कर रही हैं। तो बहुत सारे लोग घबरा कर रुक गए सोलर से कि भाई इस प्रोसेस में पड़ेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, अपने डेली बिजनेस और जॉब को छोड़ के कौन इतना टाइम निकाले कि इस चीज़ में लगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेट मीटरिंग एक बहुत यूज़फुल चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको तो चाहिए कि वो नेट मीटरिंग सिस्टम लगवाएं। और आप इससे मुल्क का भी फ़ायदा कर रहे हैं कि आप नेशनल ग्रिड के अंदर एनर्जी आप वापस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको भी इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा कि आपकी जितनी एक्सेस एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी, वो आप सेल कर देंगे पावर कंपनी को। ठीक है। लेट्स से कि आप घूमने फिरने चले गए कहीं, आप शहर में नहीं है 3-4 दिन, तो आपका जो सोलर सिस्टम अगर नेट मीटरिंग बेस्ड है तो वो एनर्जी आपकी ज़ाया नहीं होगी, वो सारे पैनल्स की जितनी भी पावर होगी 10 किलोवाट 20 किलोवाट वो सारी आप एक्सपोर्ट कर देंगे पावर कंपनी को। तो वो आप सेल कर रहे हैं, तो आपका उसी से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जल्दी बनता है कि आपको 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर आपको अपना जो कॉस्ट होती है वो कवर हो जाती है थ्रू सेविंग्स ऑफ योर मंथली बिल्स। तो जब आपकी सेविंग हो गई उसके बाद आप प्रॉफिट में आना शुरू हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लोगों को थोड़ा सा ये डाउट है कि जी आपको नेपरा या आपको पावर कंपनी उस रेट पे नहीं करती, वो आपसे बिजली जो है, अक्सर लोग ये बात करते हैं जो सोलर लगवा भी रहे होते हैं, हमारी फर्स्ट मीटिंग में ये बात करते हैं कि यार फ़ायदा तो है नहीं, हमसे बिजली वो सस्ती खरीदेंगे, हमें महंगी बेचेंगे। तो ऐसा नहीं है, सेम रेट है। अगर आप अपने बिल्स चेक करें, बिल के बैक साइड पे आपका रेट आ रहा होता है कि जिस रेट पे आप आपके जो है वो पीक आवर्स में आप बिजली बाई करते हैं ऑफ पीक में,
और उसी रेट पर आप जो है वो ऑफ पीक पे बिजली को सेल करते हैं। ओ रियली? हाँ, यानी same rate है। यूजली ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यही बात है कि लोग कहते हैं कि जितने का आप कहीं से ले रहे हैं वो आपसे बहुत कम प्राइस पे ले रहे हैं, तो एग्जैक्टली हाँ, अगर नहीं, फिगर्स ऐसा क्या नहीं हैं होता। एग्जैक्टली? तकरीबन जैसे आजकल जो रेट है वो 19 पॉइंट समथिंग है आपका सोलर, आपका बिजली बाई करने का रेट। ठीक आप है। 19 पॉइंट समथिंग रेट के हिसाब से आप पावर कंपनी से बिजली खरीद रहे हैं, ठीक है। और आप जो डे टाइम में बिजली उनको सेल कर रहे हैं सोलर से बना के, वो सेम रेट पे सेल कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है कि आपके टोटल बिल के ऊपर जो टैक्सेस ऐड होते हैं वो तो एक अलग से है, सेल्स टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्सेस है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, पर रेट सेम है कि जिस रेट पे आपने बिजली बेची उसी रेट पे आपने बिजली खरीदी। हाँ, एक चीज़ में डिफरेंस आ रहा है जिस पे जो नेपरा का एक मसला उठा था और डिबेट चल रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, वो था एक्स्ट्रा जो एक्सेस यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो एक्सेस भी इस तरह से है कि जो आपने एक्सपोर्ट की है उसका एक्सेस, आपकी कंजम्पशन से जो एक्सेस है वो तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया। अब उस एक्सपोर्ट में जो आपने पावर कंपनी से बिजली खरीदी है उससे ज़्यादा अगर आपने एक्सपोर्ट कर दी तो उस पर रेट कम होता है। तो जो आप बिजली सेल करेंगे वो तो एक्सेस ही होगी ना? जो आपने बिजली सेल की वो एक्सेस हो गई जी। उसके बाद लेट से आप दिन के अंदर अपनी पावर कंपनी से आप 500 यूनिट खरीदते हैं, ठीक है। अब 500 यूनिट आपने उनसे खरीदे पर आपने दिन ही दिन में उनको 600 यूनिट एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है। अब वो जो 100 यूनिट्स आपने एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट किए थे ना, उस पे आपका नेपरा का एक दूसरा टैरिफ लगता है, दूसरा रेट लगता है। वो यूनिट्स कम रेट से आपको वो कितने मिलते हैं? वो इस वक्त 9 पॉइंट समथिंग है उसका रेट। तो जो जनरली 50% डिफरेंस। इसलिए आपका जो सोलर सिस्टम होता है उसको डिज़ाइन करते हुए नॉर्मली आप ये देखते हैं कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है। आपका सैंक्शन लोड भी इसीलिए होता है कि इस कस्टमर की यूजेज कितनी है, क्योंकि अगर एक कस्टमर अपनी यूजेज से बहुत ज़्यादा लगा लेता है तो वो तो फिर पावर कंपनी से कुछ ज़्यादा ही पैसे लेता जाएगा ना हर महीने। तो इस तरह से सैंक्शन लोड देखते हुए आप उससे 1.5 टाइम्स बड़ा सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। ये भी अक्सर लोगों को चीज़ पता नहीं होती कि हम किस साइज़ का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। तो आपका जो सैंक्शन लोड है वो बढ़वाया भी जा सकता है, और सैंक्शन लोड जो आपका होता है उससे आप 1.5 टाइम्स सोलर सिस्टम लगा सकते हैं अपना। लेट्स से कि आपका 10 किलोवाट का सैंक्शन लोड है जो आपके बिल के पीछे लिखा होता है टॉप राइट पर, तो आप उससे 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप अपने पास लगा सकते हैं। अब जो आप बिजली एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, मतलब 500 यूनिट आपने उनसे खरीदे और आपने उनको 400 दिए या 500 दिए, तो वो सेम 19 रुपीज़ के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा, या आप एक्सेस जो देंगे वो सेल हो जाएगा आपका। पर आपने अगर 600 दे दिए, 700 दे दिए, तो वो 100-200 जो आप एक्स्ट्रा उनको दे रहे हैं वो उस पर रेट कम होता है। पर वो है तो वो भी आपका एडवांटेज ही, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात है कि आपने बिजली बनाई तो है, आपने बेची है, जब आपने एक्स्ट्रा बेच दी तो चलें एक्स्ट्रा पे रेट कुछ कम हो गया, पर एट द एंड ऑफ द डे है तो आपका बेनिफिट। कुछ ना बेचने से कुछ बेचना तो बेहतर ही है ना। यही मेरा क्वेश्चन भी अब होगा वली भाई, कि यूजली अभी आप ऑफ कैमरा भी मुझे बता रहे थे कि आपके कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो एक पावर कंपनी से काफ़ी एक अच्छी हेफ्टी अमाउंट भी जो वो सेल कर रहे हैं वो ले रहे हैं, तो उस हवाले से आप कस्टमर्स को बताएं। जो नेट मीटरिंग यूज़र्स हैं, अगर उनको सही सिस्टम लगा कर दिया गया है और उनको सही से गाइड किया है, उन्होंने एक सही अमाउंट ऑफ सिस्टम लगाया है जिससे उनकी कंजम्पशन भी पूरी होती है और वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो चाहे सिस्टम छोटा हो उनकी ज़रूरत के हिसाब से, चाहे 6 किलोवाट 5 किलोवाट का सिस्टम हो, चाहे 20 किलोवाट का सिस्टम हो, तो इस छोटे साइज़ के रेजिडेंशियल यूज़र्स भी हैं जो कि लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए इस वक्त उनके पावर कंपनी की तरफ बनते हैं और वो क्लेम कर रहे हैं उनसे। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि तो आपके घर बैठे ये जो पावर कंपनीज हैं, तो क्या ये वाकई पे करती हैं? जी, कुछ पावर कंपनीज जिनका मुझे पता है वो तो पे कर रही हैं, क्लाइंट्स को पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस में दे रही हैं, क्योंकि अब तो नेट मीटरिंग ऑल ओवर पाकिस्तान हो रही है, तो मुझे बाकियों का आइडिया नहीं है कि बाकी जगहों पे क्या चल रहा है। पर ये कि कुछ कंपनीज, पावर कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्लाइंट्स को सपोर्ट कर रही हैं और जो है वो उनको क्लेम में भी रिस्पॉन्स दे रही हैं। एक और स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि जी नेट मीटरिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इस पे क्या आप लोगों का ओपिनियन है? नहीं, नेट मीटरिंग ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ लोग जो है ना वो वसवसे और सस्पिशियस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बातें आ जाती हैं। यूट्यूब पे भी हमने देखा अक्सर वीडियोस ऐसी फॉरवर्ड हो जाती हैं कि ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। खामखी का खुद भी डरना, एक दूसरे को भी डराना कि ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, मुल्क बंद हो जाएगा, अब ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। नेट मीटरिंग प्रमोट ही हो रही है और ये ग्लोबली हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है और पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी बात है। मुझे तो देख के खुशी हुई कि आप अगर नेपरा की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ नज़र आएगा कि तकरीबन हर बड़े शहर में अब नेट मीटरिंग हो रही है और उनके लाइसेंसेज और डिटेल्स सारी उस पर आ रही होती हैं। तो आपके सखर, कोयटा, इस्लामाबाद, पिंडी और टेक्सिला, इवन मुल्तान जो है, और बड़े शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद,
गुजरांवाला, सियालकोट, इन सब में नेट मीटरिंग अब हो रही है। तो ये तो काम बढ़ रहा है, बजाय के सुकड़े या कम हो या नेट मीटरिंग ख़त्म हो या इसको जो है वो कम किया जाए, ये तो मज़ीद फैल रहा है काम और लोग जगह जगह अब सोलर लगवा रहे हैं नेट मीटरिंग के साथ। एक और बड़ा जो प्रॉब्लम फेस होता है जो जिन्होंने ज़ाहिर है घरों में सोलर लगाए हुए, वो एक जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने भी आपने मेरा भी सिस्टम देखा, उसमें आप बता रहे थे कि काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो आई एम श्योर इस तरह के बहुत प्रॉब्लम्स जो है आपके जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स होते होंगे आपको रीच आउट करते होंगे कि यार ये प्रॉब्लम हो गई, ये गलत तरीके से लग गया। तो यूजुअली आप बताएंगे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जब सोलर इंस्टॉल होता है, तो उसमें क्या वेंडर्स जो इश्यूज आते हैं उसके अंदर वो क्या हैं और क्यों आते हैं, क्या रीजंस हैं उसके पीछे? देखिए बेसिकली हर चीज़ में एक तो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को देखना होता है कि चीज़ जो लग रही है उसकी क्वालिटी क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबिलिटी उसकी कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है उस चीज़ की, कितना अरसा तक वो चल सकेगी। तो बाज़ कस्टमर्स तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर मोहतात होते हैं कि क्या एक एक चीज़ को देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ लग रही है। और सेकेंडरी ये चीज़ है कि टेक्निकली वो चीज़ कैसी है, वो कितना अरसा तक चल सकेगी, उसकी वारंटी सही है नहीं है, परफॉर्मेंस उसकी क्या होगी चीज़ की। तो इन दोनों एस्पेक्ट से चीज़ को देखना होता है और पूछना चाहिए जो कंपनी सोलर इंस्टॉल कर रही है उससे कि आप पैनल कौन सा लगा रहे हैं, इन्वर्टर कौन सा लगा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा खुद भी क्लाइंट रिसर्च कर ले कि भाई इसमें क्या चीज़ बेहतर आती है। और जैसे पाइप्स हो गए, इलेक्ट्रिकल आइटम हो गया, उसमें टॉप ब्रांड्स कौन से हैं, टॉप कंपनीज़ कौन सी हैं जो कि ज़्यादा अरसा चल सकें। मेन इसमें चीज़ एक स्ट्रक्चर होता है। तो हमारी तो कोशिश होती है कि DHA क्लाइंट्स, क्योंकि वहाँ पे CVU की तरफ रस्ट वगैरह ये ज़्यादा है और DHA की तरफ, तो वहाँ पे हम एल्युमिनियम स्ट्रक्चर्स लगा कर देते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन एक मटेरियल है, उसके स्ट्रक्चर्स हम ज़्यादातर लगाते हैं क्योंकि नॉर्मल आयरन जो है वो रस्ट कैच करता है ज़रा क्विकली। तो स्ट्रक्चर के ऊपर बात करनी चाहिए कि वो स्ट्रक्चर कितने गेज का है, कौन सा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। तो बाज़ दफ़ा गलती भी होती है कि क्लाइंट जो है वो बिल्कुल नहीं देखता, सिर्फ एक सोलर का कॉन्ट्रैक्ट ये देखता है कि भाई प्राइसिंग क्या आ रही है, इसकी कोट आई है मेरे पास 25 लाख की, इसकी कोट आ रही है, वही काम मुझे 19 लाख में करके दे रहा है। बल्कि कई जगह तो ऐसा होता है, हमें कहते भी हैं कि भाई आप क्या वो जो है वो इतना महंगा क्यों दे रहे हैं आप, और क्या ये वो मतलब मुख्तलिफ तरह से कस्टमर एक तरह से टॉन्ट भी कर रहा होता है कि इतने पैसे आप ज़्यादा मांग रहे हो, वो फलाना तो इतने कम में करके दे रहा है। तो अक्सर जगह ऐसा हुआ है कि हमने जब कोट्स मंगाई हैं और हमने देखा है कि वो दे क्या रहा है, तो फिर हम क्लाइंट को कहते हैं भाई आप ये भी तो देखें कि वो दे क्या रहा है। तो मटेरियल की डिटेल्स में तो आप गए नहीं है, वारंटीज़ आपने चेक नहीं की कि एक आइटम है उसकी वारंटी 2 साल है, एक आइटम है उसकी वारंटी 5 साल है, ठीक है। एक आइटम है वो वाटर प्रूफ है, रस्ट प्रूफ है, एक आइटम जो है वो एक सिंपल एक चीज़ लगी हुई है। इसी तरह से क्वालिटी का फ़र्क है, बहुत सारे मटेरियल्स के अंदर ब्रांड्स का फ़र्क है, केबल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ का फ़र्क है। राइट। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखने वाली होती हैं जो अक्सर क्लाइंट इग्नोर करके सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि टोटल कॉस्ट मुझे क्या पे करनी है। और वो टोटल कॉस्ट पे करने के बाद जब चीज़ लग रही होती है छत पे, उस वक्त भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग नहीं देख रहे होते कि मेरे घर पे काम हो क्या रहा है। जब वो काम हो जाता है तो उसके बाद वो एक ऐसा होता है कि अक्सर तो ऐसा लगता है कि छत पे एक डिज़ास्टर खड़ा हो गया। अब बहुत सारी जगहों पे आप देखें कि बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत नए घर बने होते हैं, पर हम जब मतलब ड्राइव कर रहे होते हैं, जाते हैं, देखते हैं और बाहर से जब देखते हैं कि घर के छत पे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, तो देख के अफसोस होता है कि भाई करोड़ों का घर था पर इन्होंने लाखों का सिस्टम लगाते हुए ख्याल नहीं किया कि वो स्ट्रक्चर दिखने में ही बुरा लग रहा है। उसकी टेक्निकलिटीज़ तो आप एक तरफ छोड़ दें, पर एम्बियंस भी कोई चीज़ होती है और घर का एक लुक भी कोई चीज़ होती है। तो जगह जगह उसके स्ट्रक्चर पे जोड़ हैं, टांके हैं और मुख्तलिफ जो है वो या 2 महीने बाद ही 3 महीने बाद ही जंग खाया हुआ है, तो वो आपके तो पूरे घर का लुक भी ख़राब हो गया, स्ट्रक्चर का लुक, छत वगैरह खुद ख़राब हो गई। और टेक्निकली फिर जब प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं और रिस्पांस नहीं मिलता, तब फिर बहुत देर हो चुकी होती है जब क्लाइंट को समझ आती है कि हम एक मिस्टेक कर चुके हैं। नहीं तो एग्जैक्टली क्या एक कस्टमर है, एक प्रोस्पेक्टिव बायर है, उसने लगाना है सोलर, वो कैसे जब मार्केट में जाएगा वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि यार ये कंपनी है, ये सही है? कोई तो आई एम श्योर कोई तो पॉइंट्स होंगे, कोई क्राइटेरिया होगा, कोई कंपनी की कोई ऐसी चीज़ हो, कोई सर्टिफिकेशन हो, कुछ हो जो जिससे पता चले कि यार ये कंपनी एक जेन्युइन कंपनी है। उसका कोई क्या क्राइटेरिया, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एक लेजिट कंपनी है? देखिए इसका वही तरीका होगा जैसे आप कोई भी और चीज़ लेते हैं तो उसका तरीका होता है। जैसे आप गाड़ी लेते हैं तो आपको पता है टोयोटा है, होंडा है, निसान है और सुजुकी है, कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं, आपको पता है ये गाड़ियाँ ही अच्छी हैं और ये सही काम करती हैं। और बाहर से एक बंदा आ जाए, वो आपको एक नया नाम ले, बोले भाई ये नई गाड़ी है, ये भी चलती है, ये भी काम करती है, इसको ले लो। और वहाँ पे आप डिसीजन लें कि यार ये गाड़ी तो सुजुकी से जो है वो लेट से 10 लाख सस्ती है, तो मैं ये क्यों ना ले लूँ। राइट। या ये गाड़ी जो है आपने कभी नाम नहीं सुना, कोई यूज्ड गाड़ी आपको लाकर दे देता है,
तो वो आप चलाते हैं और सिर्फ सस्ते के चक्कर में तो आप कभी कोई अक्सर बहुत कम आपने सुना होगा कोई बंदा इस तरह की मिस्टेक करे। तो सोलर में भी ऐसा है कि जब आप कोई चीज़ लेने जाएँ तो आप देखें कि आप पहले एक प्रॉपर कंपनी है और चाहें तो उनका ऑफिस भी विजिट कर लें कि भाई क्या इनका एक प्रॉपर सेटअप है, ऑफिस है। ये तो नहीं कि कोई फ़ोन पे आपसे बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है और आपको पास ऑन कर देता है बस कहीं और पे, जहाँ पे कोई एक सिंपल बंदा आके सोलर आपको किसी से इंस्टॉल करवा के चले जाते हैं, कुछ टेक्नीशियंस आके जिनको प्रॉपर पता भी नहीं कि करना क्या है। तो इसमें फिर ये कि एक तो प्रॉपर ये देख लें कि कंपनी वो प्रॉपर कंपनी हो, कितने अरसे से काम कर रही है, उन्होंने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कौन से किए हैं, फिर चीज़ें कौन सी लगा के दे रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पैनल्स हैं वो टॉप ब्रांड्स हैं या नहीं है, जो इन्वर्टर है वो टॉप क्वालिटी टॉप ब्रांड्स हैं या नहीं है, उनकी वारंटीज़ कितनी हैं, ठीक है। इसी तरह जो बाकी मटेरियल है उस पर वारंटी कितनी है, स्ट्रक्चर पे वारंटी कितनी है। तो हर चीज़ को इंडिविजुअली मेरे ख्याल से डिस्कस करने की उसमें ज़रूरत है। फिर कंपनी की रेपुटेशन भी मैटर करती है कि वो कंपनी कितने अरसे से मार्केट में कितने अरसे से काम कर रही है, और रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको अपने क्लोज एरियाज़ में से रेफरेंसेस निकाल दें तो एक आध दफ़ा उनके क्लाइंट से बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, बेहतर ऑप्शन वही है। कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप उनके क्लाइंट से एक आध दफ़ा बात कर लें कि आपने इनका सिस्टम लगवाया, कितने अरसे से चल रहा है, आपका क्या फीडबैक है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कभी कंप्लेन आई आपको तो क्या इन्होंने आपको रिस्पॉन्स दिया या नहीं दिया। क्योंकि सर्विस तो फिर एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको रेफरेंस से ही पता चल सकती है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे भी इशू आए कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं पर उन्होंने बाद में लोगों को सर्विस अच्छी नहीं दी तो शिकायतें आई हैं। राइट तो इसमें मैं ज़रूर एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा व्यूअर्स के लिए कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं साथ साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने जो गलतियाँ करी हैं वो मैं बताना चाहूँगा। आपको तो मैंने ऑफ कैमरा भी बताया है कि मैंने जब घर में अपना सोलर सिस्टम लगाया था 17 किलोवाट का, तो उसमें ज़ाहिर है मैंने प्रॉपर एक कंपनी को रीच आउट नहीं किया और उस वजह से मुझे काफ़ी इश्यूज़ बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स यूजुअली यही होती हैं कि वो कॉल नहीं उठाएंगे और इस तरह के बहुत ज़्यादा मुझे इश्यूज़ हुए थे। और इवन जब इंस्पेक्शन हमने करी थी कई की, उस वक्त भी उनका नुमाइंदा या वो ख़ुद साहब नहीं आए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो आएंगे। तो अल्टीमेटली मेरा भी यही इसमें ओपिनियन है कि आप प्लीज़ कुछ पैसे बचाने के लिए आप किसी ऐसे वेंडर को ख़ुद हायर नहीं कर लें जिसकी अपनी कंपनी ना हो या पीछे उसके सर्टिफाइड टेक्नीशियंस या वो इंजीनियर्स उनके पास ना हो। ऐसी कंपनी को प्लीज़ हायर ना करें। जैसे वली ने बोला कि आप प्लीज़ अगर किसी से काम करा रहे हैं तो उसने आई एम श्योर और जगहों पे काम किया होगा। तो रेफरेंस इज़ समथिंग जो एक बहुत एक लेजिट चीज़ है, और जाके आप कस्टमर से या तो ख़ुद बात कर लें या उनके जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं वो देख लें। मैं इस चीज़ से भुगत चुका हूँ इसलिए मुझे पता है। मैं ख़ुद सर्विस इंडस्ट्री से हूँ इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ा सा मुझे शर्मिंदगी भी होती है कि मैंने कुछ पैसे बचाने के लिए मैंने वो जॉब कुछ पैसों के लिए मैंने एक नॉर्मल से किसी वेंडर को दे दी और अल्टीमेटली मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस करी। मैं चाहूँ तो उनका नाम भी ले सकता हूँ बट आई डोंट वांट टू नेम देम, क्योंकि ज़ाहिर है किसी की रोज़ी उससे वाबस्ता है और उससे ज़ाहिर है वो अफेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ प्लीज़ ख्याल करें कुछ पैसों की वजह से आप जो सिस्टम जब लगाएं, क्योंकि ज़ाहिर है मिलियंस ऑफ रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें जब भी आप अपना, और ड्यू डिलिजेंस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी आप सिस्टम लगा रहे हैं उस पर पूरा ड्यू डिलिजेंस करें, किस कंपनी से लगा रहे हैं, वो जो इक्विपमेंट यूज़ कर रही है वो क्या यूज़ कर रहे हैं। तो आई एम श्योर उससे काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। तो वजी भाई ये मसला तो अब आए दिन का मसला है कि हमारे पास लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं कि हमने सोलर सिस्टम लगवा लिया और किसी से लगवाया है और हमें अब रिस्पांस नहीं मिल रहा और क्लाइंट हमारा मसला हल नहीं कर रहा, सिस्टम नहीं चल रहा, परफॉर्मेंस कम आ रही है। इवन के कुछ ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सोलर सिस्टम लगवाने के बाद रीच आउट किया होपफुली अपने जो इंस्टॉलर था उसको, और उसने जो है जब उनका जो मसले आ रहे थे उनको सही से नहीं एड्रेस कर सका। तो एक जानने वाले थे, हमारी टीम गई, हमने चेक किया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों परफॉर्मेंस डाउन है। तो उन्होंने फिर उसको कहा कि भाई ये सिस्टम अपना उतार के लेके जाओ, और उनके कुछ ज़्यादा घर थे जहाँ पे सिस्टम्स लगे हुए थे, तो वो सारे सिस्टम्स उन्होंने उतरवाए उससे कि भाई ये लेके जाओ, और फिर दोबारा से उन्होंने नए सिरे से सिस्टम लगवाया। क्योंकि उन्होंने ये फील किया कि अगर लगाए हुए सिस्टम महीना 2 महीना हुआ है और अभी ये बंदा रिस्पांस नहीं दे रहा तो साल बाद तो ये बिल्कुल ही मुझे नहीं पूछेगा और मेरी सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। और ये तो अगर परफॉर्मेंस सही नहीं आती तो रोज़ाना का नुकसान है। रोज़ाना का नुकसान मीन्स मंथली का लॉस और आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही नहीं बन पाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। मेरा वली भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लीनिंग और मेंटेनेंस के हवाले से। सोलर तो लोगों ने लगा लिया, उसका मेंटेनेंस का क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए सोलर की अच्छी बात यह है कि नेट मीटरिंग सिस्टम्स जो हैं, और वैसे भी सोलर सिस्टम इसकी कोई ख़ास मेंटेनेंस नहीं है। जो आपके ऑन ग्रिड सिस्टम लगते हैं, अगर आपने एक अच्छी इंस्टॉलेशन की है, एक अच्छा मटेरियल यूज़ किया है,
तो आपको एक अरसा तक क्लाइंट की जगह पे जाके देखना भी नहीं पड़ता, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि क्लाइंट भी सेटिस्फाइड होता है, आपसे भी ये मॉनिटर कर रहे होते हैं और क्लाइंट से भी ये मॉनिटर कर रहा होता है कि जो डेली जनरेशन आउटपुट आनी चाहिए थी क्या वो पूरी आ रही है। अगर वो अप टू द लेवल है तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसमें ये कि सोलर पैनल्स की क्लीनिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ होनी चाहिए। कुछ एरियाज़ डस्टी होते हैं, जैसे रोड साइड पे जो घर बने हुए हैं, जैसे गाड़ियों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आपको वीकली भी कर लेनी चाहिए, ताकि पैनल्स के ऊपर से जितनी डस्ट हटेगी, जितना वो क्लीन होंगे, उतनी प्रॉपर उसकी जनरेशन होगी और प्रॉपर पावर बन रही होगी। तो हम कस्टमर के साथ क्लीनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। अच्छा। और उनको हम एक रिपोर्ट भेज देते हैं कि आपका जो है वो हमारी टीम ने विजिट किया है, पहले पिक्चर्स ये थी, क्लीनिंग की पैनल्स की ये पोजीशन थी, अब साफ़ होने के बाद ये पिक्चर्स हैं, ये परफॉर्मेंस है, अब आपके मंथली बिल में इतना डिफरेंस आ गया है क्लीनिंग की वजह से। तो वो हम क्लाइंट के साथ एक रिपोर्ट शेयर कर देते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फाइड है, इंस्टॉलेशन एक तो प्रॉपर हो गई और उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं है, क्लीनिंग भी हम लोग आके कर रहे हैं, एक एडिशनल सर्विस उनको दे रहे हैं। तो वो सिर्फ दे जस्ट सिट बैक्स एंड एंजॉय के वो बस जो बेनिफिट आ रहा है उसको वो गेन कर रहे हैं। तो उसमें क्या एक अगर आप कोई चार्जेस शेयर करना चाहें कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप करते हैं क्लीनिंग के, कि लेट से मेरा एग्जांपल ले लेते हैं कि 17 किलोवाट का मेरा सिस्टम है, तो उस पर अगर हम एक कस्टमर है, उसके पास नहीं है टाइम, वो कहता है कि यार मैं इसको आउटसोर्स करना चाहता हूँ क्लीनिंग को, तो क्या यूजुअली एक चार्जेस क्या होते हैं इसके? क्लीनिंग में नॉर्मली हम समझें 1.5 टाइम्स ले रहे होते हैं एक पर किलोवाट सोलर का। जैसे अगर 10 किलोवाट का सिस्टम है तो तकरीबन 1500-2000 रुपये, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन के वो कितना दूर है, हमें पैनल साइज़ कितना है, कितना टाइम लग रहा है। तो नॉर्मली 2 बंदे 3 बंदे जाते हैं और पैनल्स को प्रॉपरली क्लीन करने में टाइम लगता है, क्योंकि नॉर्मली लोग जो हैं वो उसके ऊपर से पानी मार रहे होते हैं, जिससे वो डस्ट एक जगह से हट के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है, स्लाइड कर जाती है डस्ट। बिल्कुल। और पैनल उस वक्त गीला होता है तो कस्टमर को लग रहा होता है कि मेरा पैनल साफ हो गया। जी बिल्कुल। जबकि हर पैनल को प्रॉपरली वॉश करना, उस पर पानी मारना और उसको फिर डस्ट को वाइप ऑफ भी करना दूसरे ब्रूम के साथ या किसी फॉर्म के साथ, वो बड़ा ज़रूरी है। तो प्रॉपर क्लीनिंग उसकी होती है, तब जनरेशन अच्छी आती है। तो हमारे काफ़ी क्लाइंट्स कह रहे थे हमसे कि क्लीनिंग हम खुद कर रहे हैं, पर हम जब जनरेशन देखते थे तो उतनी नहीं होती थी जितनी होनी चाहिए। तो हमने एक आध दफ़ा फ्री विजिट करके उनको दिखाया कि देखें अब आप जनरेशन चेक करें। राइट। तो जब वो प्रॉपर क्लीनिंग की तरफ उनको शिफ्ट किया तो उनको अंदाज़ा हुआ कि हाँ ये हमारा ग्राफ एक सर्टेन लेवल पे था, लेट से 25 यूनिट से ऊपर ही नहीं जा रहा, और क्लीनिंग के बाद वो डायरेक्टली 30-35 यूनिट्स उनके डेली प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। तो उनको इफेक्ट नज़र आया कि हाँ प्रॉपर क्लीनिंग से ये सब फ़र्क हुआ। तो एज सच मेंटेनेंस कुछ नहीं है, सिर्फ पैनल्स की आपने क्लीनिंग करनी है। कहीं अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम्स लगे हुए हैं तो कुछ इन्वर्टर्स में फ़िल्टर होता है, वो फ़िल्टर खोल के साफ़ करना होता है। ओह रियली? ओके। तो वो फ़िल्टर अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम है तो वो फ़िल्टर खोल के आप साफ़ कर लें या किसी से करवा लें, कोई वो बहुत बड़ा काम नहीं है। और बैटरीज़ अगर कहीं पे टॉल ट्यूबलर या लेड एसिड बैटरीज़ हैं जिनके अंदर पानी होता है, लिक्विड होता है, तो उसको चेक करते रहना ज़रूरी होता है बैटरी को, कि वो ड्राई आउट ना हो जाए कम्प्लीटली बैटरी के अंदर जो फ्लूइड है। राइट। तो वीडियो अब हमारी एंडिंग की तरफ है वली भाई, और मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है वो प्रमोशन ऑफ सोलर की तरफ है, क्योंकि अब जाहिर है एक एनर्जी क्राइसिस है मुल्क में। अभी जब हम आज ये वीडियो बना रहे हैं तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं है, तो उस हवाले से आप क्या फोरसी करते हैं जो एनर्जी क्राइसिस है उसमें क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है अगर हम सोलर पे वाकई में, या कम जो गवर्नमेंट है वो उस पर फोकस करता है? तो देखिए सोलर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और सोलर से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन लकीली हमारे पास पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, हम उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से जो है वो अल्लाह ताला ने हमें ये सूरज, हवा, पानी एक नेचुरल चीज़ें दी हुई हैं जिनसे बिजली जनरेट की जा सकती है, पर हम उसको भी सही से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान में थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इतने नहीं हैं, ये आपका विंड प्रोजेक्ट्स जिस तरह से होने चाहिए मेरे ख्याल से उस तरह से शायद नहीं है, और इसी तरह से सोलर पार्क्स और सोलर प्रोजेक्ट्स जिस तरह से होने चाहिए उस पर इनिशिएटिव्स तो सुनने में आ रहे हैं कि लिए जा रहे हैं, पर उस पर भी मेरे ख्याल से फिर मज़ीद काम और मेहनत करने की ज़रूरत है कि पानी से भी, हवा से भी और सूरज की रोशनी से भी बिजली पैदा की जा सकती है। तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। और इसी तरह जो नेट मीटरिंग जो चीज़ स्टार्ट हुई है ये बहुत बेनिफिशियल है। तो पुराने फिगर जो मुझे याद हैं तो आई थिंक 2.5 मेगावाट्स तक की जनरेशन तो आपको सिर्फ आपके जो पॉश एरियाज़ हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ के नेट मीटरिंग यूज़र्स करके दे रहे होंगे।
तो अगर इसको लोगों को डराया ना जाए कि फ़लानी अप्रूवल चाहिए, फ़लाना ये चाहिए और रेट गिर जाएगा, रेट आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, सोलर का फ़ायदा नहीं है, अगर इस तरह की चीज़ें ना हो और गवर्नमेंट और बाकी बॉडीज़ और हर कोई इनकरेज करे सोलर लगाने पे, तो आई थिंक जो आपका एलीट सेक्टर या पोश एरियाज़ जो हैं आपके, वही आपके बाकी पूरे शहर की बिजली या हर शहर को ही अगर आप देख लें तो जो लोग इस्तेताअत रखते हैं वो लोग सोलर इस साइज़ का लगा लें कि और अपने घर में ज़्यादा जो 10 लगा सकता है वो 15 लगाए, जो 15 लगा सकता है वो 20 किलोवाट लगाए। जब आपको इनकरेज किया जाए, ड्यूटीज़ तो इसके ऊपर से ख़त्म कर दी गई थी, पर अब जैसे कि आपको पता है इंपोर्ट्स के ऊपर बैन है, इंपोर्ट्स ना हो, सोलर तो हमारे बहुत काम की चीज़ है जिसका हमारे मुल्क में क्राइसिस भी है, तो इसको सस्ता करना चाहिए। अगर ये सस्ता और हर बंदा इसको लगा सके तो हमें तो ये महंगा तेल ख़रीद के बिजली बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, हम अपनी खुद ही बिजली बनाएंगे सोलर से और गरीब इलाकों में या बाकी जगहों पर जहाँ पर ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही वहाँ पर बिजली देंगे। तो ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम इससे क्रिएट कर सकते हैं सोलर लगाने के ज़रिए। राइट तो वली भाई थैंक यू सो मच, आप आए, टाइम निकाला और बड़ी आज एक आई एम श्योर बहुत एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमने ऑडियंस को के साथ शेयर करी। सो थैंक यू सो मच। और ये ज़रूरी भी था, लोगों के बड़े फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस थे कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है, और जिस क्लाइंट से भी हम मिलते थे तो ये बेसिक क्वेश्चंस ही हर कोई करता था कि भाई सोलर लगाएंगे फ़ायदा क्या होगा, और नेट मीटरिंग पे तो रेट नहीं मिलेगा, या बैटरीज वाला सिस्टम लगा दो। एक कस्टमर हमें नज़र आ रहा है कि बाकायदा पोटेंशियल कस्टमर है, उसको तो नेट मीटरिंग सिस्टम उसके लिए बेस्ट है, आइडियल है, पर वो कह रहा है बैटरीज लगा दो तो कुछ फ़ायदा तो हो, या सिर्फ दिन में सोलर चले नेट मीटरिंग नहीं करनी। तो वो फिर हम उनको एजुकेट करते थे कि नहीं, इसमें आपका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो मुझे खुद भी खुशी है आपने बुलाया और ये चीज़ें सारी एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमें मास में ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। नहीं थैंक यू सो मच। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके लिए उनका अगर कोई क्वेश्चन हो सोलर से रिलेटेड, या इवन अगर आप लोग सोलर अपने घर पे इंस्टॉल करना चाहें या उस हवाले से कोई क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, या जो हमारे पाकरेफ के नंबर्स हैं उन पे भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।